हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, हाँ, हाँ। तीसरा नंबर का। अच्छा, ये हो गया था ना कि जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? यहाँ तक हो गया था। इसका क्वेश्चन खत्म हो गया था। अच्छा, ये जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया था कल। अच्छा, यहाँ तक हुआ था। सामाजिक और राजनीतिक कहाँ तक हुआ था, बताओ इसको। कहाँ तक हुआ था? अंतिम। कहाँ तक हुआ था? हाँ, विचार कर। हाँ, यहाँ तक हो गया था, सोच विचार तक का हुआ था ना, उसके बाद का लिखो। सोच। हाँ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर इन अन्यायपूर्ण कानूनों का इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था। सोच विचार कर इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था, कौमा। डायरी का एक पन्ना, पाठ का ये प्रश्न नंबर 3। और इस प्रश्न में अब 5 नंबर के आपके प्रश्न नहीं आते हैं, 4 नंबर के आते हैं। उसमें ये प्रश्न 4 नंबर में इसका उत्तर लिखना ये उचित रहेगा कि इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था, कौमा, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को जलाए रखा जा सके। ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को जलाए रखा जा सके। इस लॉ को। हाँ, बोलो। पिछले पाठ का मतलब? बड़े भाई साहब। हाँ, हाँ। बड़े भाई साहब का तो लिखवा चुकी हूँ। कौन बोल रही हो तुम? आ, आशा नहीं लिखवाया था मैंने। हाँ, आशा। पहले इसको लिख ना लो। आशा को तुम लोग को कहा गया था ना कि तुम लोग लिख लो, अगर नहीं आ पाएगा तो मैं लिखवा दूंगी। नहीं लिख पा रहे हो आशय? नहीं। अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है, लिख लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है ना। खुद से भी लिखने की आदत डालो तुम लोग। हाँ। आशय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैप्टर समझ में आ ही गया है ना। कौन सा प्रश्न, कौन सा आशय किस संदर्भ में है, वो तो लिख ही लोगे तुम लोग। जैसे आशय में प्रश्न क्या है? हाँ, ग नंबर प्रश्न में देखो, आशय में क्या है? इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास, यही है ना आशय, पहला आशय। हाँ। प्रश्न देखो, किताब जरा खोलो, उसमें देखो प्रश्न क्या है, यही प्रश्न है ना। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? यही प्रश्न है ना। उसके बाद दूसरा है कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। 4 आशय है। हाँ, ठीक है, मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिख लो। हाँ, लिख लोगे तो अच्छी बात है। हाँ, लिख लोगे, मैं समझा दे रही हूँ। जैसे क्या है इसमें कि इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। ये कौन बोल रहा था इस वाक्य को? बड़े भाई साहब। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? छोटे भाई को। हाँ, वो कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो है वो इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे।
वे कहते थे कि किताबें रट के पास तो हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। वो अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि तुम तो हर साल अच्छे से परीक्षा पास कर जाते हो, है ना, तो ये किताबें रट कर पास कोई भी हो सकता है, लेकिन जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास के लिए इंसान का विकास से ही इंसान जो है बुद्धिमान बनता है। इसलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात है अनुभव का होना और व्यक्ति का बुद्धिमान होना। ये इम्तिहान पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि जीवन में असल चीज है बुद्धि का विकास, और बुद्धि जो है वो इंसान को कहाँ से आती है? बुद्धि इंसान को कहाँ से आती है? अनुभव से, किताबें पास करने से, हाँ, पढ़ने से और अच्छे नंबर लाने से बुद्धि नहीं आती है। दूसरा है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। अब लेखक क्या कह रहे हैं आशय में कि जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, पर मनुष्य कभी भी मोह माया से अलग नहीं रह सकता। लेखक कह रहे हैं उसी प्रकार लेखक को खेल के सामने बड़े भाई साहब की डांट नसीहत कुछ असर न करती, यानी लेखक को सिर्फ खेल ही नजर आता। लेखक फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था, अर्थात खुद को खेलने से नहीं रोक पाता था। मैदान की सुखद हरियाली, वॉलीबॉल की तेजी व फुर्ती, फुटबॉल की उछल कूद छोटे भाई को रोक न पाती। समय समय पर भाई साहब के डर से टाइम टेबल तो बनाता था, लेकिन खेल के आकर्षण से स्वयं को मुक्त न कर वह बड़े भाई से आंख बचाकर खेल के मैदान में भाग ही जाता था। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं कि मैं किसी तरह से, भले ही बड़े भाई साहब कितना भी डांटते फटकारते थे, लेकिन मैं खेल का तिरस्कार नहीं कर सकता था। नजरें बचाकर मैं खेलने चला ही जाता था। उसके बाद है तीसरा, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस कथन के माध्यम से लेखक द्वारा बड़े भाई साहब के फेल होने पर व्यंग्य किया गया है। लेखक द्वारा बड़े भाई साहब जो बार बार फेल हो जाते हैं, तो उस पर एक तरह से व्यंग है। जिस प्रकार किसी भी भवन को की मजबूती उसकी बुनियाद अर्थात नींव पर आधारित होती है, कोई भी मकान कितना मजबूत है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी नींव पर। ठीक उसी प्रकार बड़े भाई साहब भी तालीम रूपी भवन की सुदृढ़ बुनियाद डालना चाहते थे, ताकि उस पर आलीशान व सुंदर भवन बन सके। बड़े भाई साहब का मानना था कि जो बचपन में जितनी मेहनत से पढ़ता है उसका भविष्य उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बचपन की सही पढ़ाई से बुद्धि का सही विकास होता है, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यानी कोई भी मकान, जैसे हम लोग मकान बनते हुए देखते हैं ना, तो मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी बुनियाद यानी उसके बेस को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। तो उसी तरह से लेखक कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे का जीवन, उसके शुरुआती पढ़ाई जो स्कूलिंग एकदम छोटे क्लास की जो पढ़ाई है वही मजबूत होना जरूरी है। अगर वो मजबूत नहीं होगा, मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन से ही टेबल वगैरह नहीं याद है, तो बड़े क्लास में जाएगा तो क्या करना, उसको मल्टीप्लाई करके सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका इतना कैसे क्या होता है। और किसी किसी बच्चे को पूरा कंठस्थ होता है टेबल, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बचपन से ही यदि स्कूली शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, बच्चे की शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद मजबूत डाली जाए, तो आगे चलकर उसे कोई परेशानी नहीं होगी और मकान जो है वो बहुत मजबूत बनेगा। तो ये किस पर व्यंग था? लेखक के बड़े भाई के शिक्षा पद्धति पर व्यंग था। ठीक है, क्योंकि वो एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल पढ़े रहते थे। चौथा है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ये किसके संदर्भ में कहा गया था? ये कथन किस चीज के बारे में वर्णन है? पतंग के बारे में। हाँ हाँ, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। यहाँ आकाशगामी पथिक किसे कहा गया है? पतंग को। आ रही बात समझ में? हाँ, पतंग को कहा गया है आकाशगामी पथिक, यानी वो आकाश में घूमते हुए उड़ रहा था।
इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय का वर्णन किया गया है जब एक दिन शाम के समय लेखक एक कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था और उसकी आंखें कहाँ थी? आसमान की ओर, और मन भी आकाश में विचरते हुए उस पथिक के समान था जो धीरे धीरे पतंग की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विरक्त आत्मा नीचे आ रही हो। नीचे आती हुई पतंग पर नजर टिकाए लेखक उसी की दिशा में भागा जा रहा था। उसे इधर उधर से आने वाली किसी भी चीज की कोई खबर न थी कि सामने से मोटर कार आ रही है, कि कोई गड्ढा है, या किसी व्यक्ति से टकरा जाए, किसी भारी चीज से टकरा जाए। लेखक को इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान कहाँ था? पतंग की ओर, कि किसी तरह से वो पतंग किसी दूसरे के हाथ में न चली जाए। वो पतंग की डोर वो खुद अपने हाथ में ही उसको पकड़ना चाहता था। ठीक है, आ गया समझ में सबको? हाँ, कर लोगे ना? अब डायरी का पन्ना का ये क्वेश्चन जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि जब से 3 नंबर हो गया ना खत्म, चौथा, तीसरा खत्म हो गया ना, लिखवा दी? तीसरा क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। अब चौथा है कि बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखें। यानी 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता और साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। चलिए लिखिए, प्रश्न को आप लोग जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा। चौथा लिखिए, प्रश्न के लिए जगह छोड़ दीजिए, लिखिए उत्तर। 26 जनवरी 1931 का दिन, 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था। 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता, इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। यहां तक लिखिए, क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। यहां तक लिखिए बच्चों। पूर्ण विराम। उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। लिखिए, पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। पूर्ण विराम। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से
अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए। यहाँ तक लिखे। लेकिन पुलिस द्वारा किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी उनके इरादों को बदल नहीं सका। और न ही उनके जोश कम कर पाया। जोश तालाब सा होगा। और न ही उनके जोश कम कर पाया। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। एकजुट होकर, पूर्ण विराम के बाद, एकजुट होकर राष्ट्रीय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सब ने मिलकर लिया था। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सब ने मिलकर लिया था, कौमा, उसे उन्होंने यातनाएं सहकर भी उस दिन पूरा किया। पूर्ण विराम। हो गया। तक पूरा किया। पूर्ण विराम। उसके बाद है आशय है। इसमें 2 ही आशय है, उसको मैं लिखवा दे रही हूँ। इस पाठ का लिखवा दे रही हूँ। तो ये पाठ ये थोड़ा सा टफ है। चलिए लिखिए। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। पहला लिखिए। छब्बीस जनवरी 1931 से पहले यह कहा जाता था कि 26 जनवरी 1931 26 जनवरी 1931 से पहले यह कहा जाता था कि कलकत्ता में
स्वतंत्रता संग्राम हेतु कलकत्ता में स्वतंत्रता संग्राम हेतु अधिक कार्य नहीं किया जाता। 26 जनवरी 1931 से पहले यह कहा जाता था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता संग्राम हेतु अधिक कार्य नहीं किया जाता। पूर्ण विराम। स्वतंत्रता संग्राम हेतु अधिक कार्य नहीं किया जाता। पूर्ण विराम। यह बात कलकत्ता और कलकत्ता वासियों के लिए यह बात कलकत्ता और कलकत्ता वासियों के लिए यह बात कलकत्ता और कलकत्ता वासियों के लिए कलंक के समान थी। कलंक के समान थी। पूर्ण विराम। यह बात कलकत्ता और कलकत्ता वासियों के लिए कलंक के समान थी। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931 को 26 जनवरी 1931 को भारत की स्वतंत्रता हेतु भारत की स्वतंत्रता हेतु कलकत्ता वासियों ने 26 जनवरी 1931 को भारत की स्वतंत्रता हेतु कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर संघर्ष किया। कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर संघर्ष किया। संगठित होकर संघर्ष किया। पूर्ण विराम। स्वतंत्रता हेतु कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर संघर्ष किया। पूर्ण विराम। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, कौमा, सुभाष चंद्र बोस, कौमा, सीताराम से कसरिया, सीताराम से कसरिया तथा अन्य कलकत्ता वासियों ने कलकत्ता वासियों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस कलकत्ता वासियों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश से मनाया। तथा अन्य कलकत्ता वासियों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश से मनाया। पूर्ण विराम। हुआ यहां तक बच्चों? हाँ। अंग्रेज प्रशासकों ने प्रशासकों शा तालव्य श आकार दंत स क ओकार अनुस्वार। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर अनेक हिंसात्मक जुल्म किए। अपराध मानते हुए उन पर अनेक हिंसात्मक जुल्म किए। पूर्ण विराम। अपराध मानते हुए उन पर अनेक हिंसात्मक जुल्म किए। पूर्ण विराम। क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी। क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी। क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी। दी अनुस्वार होगा। पूर्ण विराम। क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी। पूर्ण विराम। सैकड़ों लोग घायल हुए।
सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए तथा अनेक गिरफ्तारियां दी गईं। सैकड़ों लोग घायल हुए तथा अनेक गिरफ्तारियां दी गईं। पूर्ण विराम। सैकड़ों लोग घायल हुए तथा अनेक गिरफ्तारियां दी गईं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। इस दिन पुलिस की लाठियों से घायल होकर भी, इस दिन पुलिस की लाठियों से घायल होकर भी, इस दिन पुलिस की लाठियों से घायल होकर भी लोगों ने, इस दिन पुलिस की लाठियों से घायल होकर भी लोगों ने पूरे सम्मान से, पूरे सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, पूरे सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। प्रतिज्ञा तः रश्विकार होगा। इस दिन पुलिस की लाठियों से घायल होकर भी लोगों ने पूरे सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। पूर्ण विराम। प्रतिज्ञा पढ़ी। पूर्ण विराम। इस प्रकार कलकत्ता वासियों के मस्तक पर, इस प्रकार कलकत्ता वासियों के मस्तक पर, मस्तक यानी सिर, इस प्रकार कलकत्ता वासियों के मस्तक पर लगा कलंक बहुत अंश में धुल गया। इस प्रकार कलकत्ता वासियों के मस्तक पर लगा कलंक बहुत अंश में धुल गया। हो गया बच्चों? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आशय, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ये खुला चैलेंज किसको दिया गया था? कोई बता सकता है? हाँ, ब्रिटिश सरकार को। और ये चैलेंज देने वाले लोग कौन थे? भारतीय। हाँ, गुड। चलिए लिखिए, प्रश्न बाद में लिख लेंगे आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि, का हर्षिकार होगा कि, जब 26 जनवरी सन 1931 के दिन, जब 26 जनवरी 1931 के दिन, 31 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर, 1931 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए। स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए, कौमा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जब 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए, कौमा, तो ब्रिटिश सरकार को यह बात मान्य नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार को यह बात मान्य नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार को यह बात मान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए, इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए। पूर्ण विराम। इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए। पूर्ण विराम। कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था, पूर्ण विराम के बाद, कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि, कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए,
कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के बावजूद भी पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के बावजूद भी कौंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती नोटिस के बावजूद भी कौंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, अपितु अ में छोटी की मात्रा त में हर्षुकार, अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। पूर्ण विराम। उन्हें खुली चुनौती दी गई कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। पूर्ण विराम। पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया कि इन सभाओं में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा। नोटिस भी जारी किया गया कि इन सभाओं में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तब भी बड़ी संख्या में न केवल दोषी समझा जाएगा, तब भी बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी भंग किया। जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी भंग किया। पूर्ण विराम। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। पूर्ण विराम। इस पाठ से आपके व्याकरण में वाक्य के परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, हो गया है प्रश्न? आशा हो गया ना? अच्छा, हाँ, कहाँ? खुली चुनौती दी कहाँ? लास्ट संज्ञा कहाँ पे पूछा?
उन्हें खुली चुनौती दी गई से अंत में आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौतियां देकर, चुनौती नहीं चुनौतियां देकर, त में छोटी की मात्रा हो जाएगा, खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। इस पार्ट से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं मैं परीक्षा में पहला ही चैप्टर दूंगी, बड़े भाई साहब, नेक्स्ट संडे के लिए, ठीक है। बड़े भाई साहब पार्ट को ही दूंगी, 10 नंबर का है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट इसका